नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग का सीटेट वाईगू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 2024, 2023, 2022 और 2021 पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज आपकी 6 क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लास हो चुकी है। जो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया वो उन 5 क्लास को देख के आए, जिससे आपको पूरे पेपर का एनालिसिस मिल सके। सभी क्लास की प्लेलिस्ट बन गई है। आज आपकी 6 क्लास है। हम लोग 2024, 2023, 2022, 2021 कर चुके हैं। 22-21 से पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसमें सेट ज्यादा है, इसलिए हम कुछ दिन तक जो है 2021 2022 वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आपका चला है सीटेट 2021 का। हम लोग 21 बैच में कई सेट होते हैं, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। कह रहा है पहला सवाल, यदि x बराबर -2 y बराबर 3 तथा z बराबर -3 है तो y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4xyz का मान क्या होगा। तो एकदम से सिंपल सा सवाल है। हम यहाँ क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 3 का, x की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर प्लस 2y क्यूब कितना है 3 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर कितना है माइनस में 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4x कितना है -2, y कितना है 3, z कितना है -3। बस अब सिंप्लीफिकेशन करना है। बस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 दूनी 8 24, 24 से 72 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72। फिर यहाँ 9 चौक 36, यहाँ कितना हो जाएगा 27 दूना 54, ये कितना हो जाएगा 4 से 12, 12 नहीं है 9 चौक 36, 36 से 108 माइनस में 108 प्लस में 72। अब आप यहाँ से देखें तो 72 और 36 कितना होता है 108, 72 36 जो 108 माइनस से कट जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 54। ये आ गया आपका सवाल, आपका आंसर आ गया। 2 लाइन का आंसर था दोस्तों। ये आपके सीटेट 2021 के बाद हम लोग प्योर एनालिसिस कर रहे हैं मैथ के सेक्शन का। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था, इजी सवाल था आपके सीटेट का। सीटेट का सवाल है दोस्तों, नोट कर लीजिए पीवाईक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड। अब इसमें निकालना तो हमको गुणनखंड ही है, लेकिन अच्छा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे यहाँ से सीधा। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ माइनस, इसे ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस में 2cd माइनस में 2ad। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर क्या हमने कैसे ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन करिए पूरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस हो जाएगा इधर ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस में 2cd प्लस में 2ad। यहाँ से कुछ कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा 2ab है इधर 2ac से आपका 2ac कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा डी स्क्वायर और क्या 2ab बचा है 2ad 2bc, इधर बचा आपका 2cd। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा आपका, इसे हम लिख सकते हैं b प्लस डी बी माइनस डी, इसे लिख सकते हैं आपका b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी माइनस डी, बी प्लस डी बी माइनस डी। यहाँ से आपका 2a कॉमन है, 2a कॉमन है तो क्या बचा b प्लस डी,
तो यहाँ से आपका 2c कॉमन है, तो क्या बचा b प्लस डी। यहाँ से b प्लस डी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा b माइनस डी प्लस 2a प्लस 2c। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका जो है गुणनखंड। आपसे पूछा था बी प्लस डी के लिए पूछा था, इसका ऑप्शन में दे रखा था कि बी प्लस डी दे रखा था, आपको ये टिक करा था कि हाँ बी प्लस डी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को पता होना चाहिए। तो आप लोग फार्मूलाज याद कर लीजिएगा, नोट करिए। नेक्स्ट सवाल करा गया यदि ट्रायंगल ए बी सी एफ ए डी के, तो बताना कि क्या होगा इसमें से, ए बी बराबर डी होगा, बी सी बराबर एफ होगा, बी बराबर एफ होगा, सी बराबर एफ होगा। अब ये बहुत ही सवाल और फिक्स सवाल है, आपका 1 नंबर देने वाला सवाल है, आपको पास कराने वाला सवाल है। तो इस सवालों को अच्छे से देखिए, इसीलिए आपका पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ पे ये तो देख के ही पता चल रहा है इसमें से क्या होगा, आपको पता चल रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जैसे 2 त्रिभुज है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, एक दे रखा है आपका ए बी सी, दूसरा है आपका एफ ई डी, और इन दोनों को क्या बता रखा है, सर्वांशम बता रखा है, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्या बराबर है। जब दोनों त्रिभुज की साइज बराबर होंगी तभी तो सर्वांशम होगा एक दूसरे के। यानी क्या बराबर है आपका, यहाँ से आपका बराबर होगा ए बी बराबर एफ ई, बी सी बराबर ई डी, और ए सी बराबर एफ डी। ये बराबर होंगे और एंगल ये बराबर होगा एंगल एफ के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल ए बराबर क्या होगा आपका एंगल एफ के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई की, और एंगल सी बराबर होगा एंगल डी की। अब ये चीजें आपको पता होंगे तो आपको देखने को क्या ऑप्शन है, ए बी बराबर डी दे रखा है तो ए बी बराबर एफ ई होता है, ये गलत। बी सी बराबर एफ ई दे रखा है, बी सी बराबर ई डी होता है, तब ये गलत। एंगल बी बराबर एंगल एफ दे रखा है तो एंगल ए बराबर एंगल एफ होता है, ये गलत। एंगल सी बराबर एंगल डी है, अच्छा एंगल बी बराबर एंगल ई दे रखा है, सॉरी एंगल बी बराबर एंगल इसका ऑप्शन दे रखा है। फिर क्या हो जाएगा आपका एंगल बी बराबर एंगल ई होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2 मिनट का सवाल है ये, 2 सेकंड का, और आप लोग अगर ऐसे अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आपको भी ये चीजें पता हो जाएंगी। जब सर्वांशम होते हैं त्रिभुज क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर चीज को आपको अच्छे से एनालाइज करके देखना है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में बी दे रखा 90 डिग्री, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोई ट्रायंगल लेना पड़ेगा पहले जिसमें बी आपका कितना दे रखा है 90 डिग्री, बी आपका दे रखा है 90 डिग्री। फिर कह रहा है एसी दे रखा है 169 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी दे रखा है 120। आपसे पूछा गया है ए बी की लंबाई, आपसे ये पूछ रखा है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आपका पाइथागोरस लगाएंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस पे सवाल है। तो आप पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपका AC का स्क्वायर कितना है 169, AB का स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर में निकालना है, प्लस 120 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि आपको या तो स्क्वायर पता हो या आप इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करेंगे कि आप 169 का 169 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप सीधा लिख देंगे कि 169 का स्क्वायर कितना होता है 28,561 प्लस AB का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आपको कितना पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 0 का 2 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपको 144 और डबल 0 ये हो गया 14,400। यहाँ से आप AB स्क्वायर निकाल लेंगे, इसको इधर कर देंगे कि 28,561 माइनस 14,400। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 1 6 5 में से 4 जाएगा तो 15 में से 5 4 गया 1
8 से 4 जाएगा 4, 2 में से 1 जगह 141 61 हो गया। एक इसका क्यूब है आपका, अब इसका है तो वो निकालना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 141 61, यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 119 का क्यूब है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 119 सेंटीमीटर आ जाएगी। सीधा पाइथागोरस थ्योरम पे सवाल था, नोट कर लीजिए, सीटेट 2021 का। त्रिभुज ए बी सी में ए दे रखा है 2x - 5 डिग्री, बी दे रखा है 5x + 5 डिग्री और सी दे रखा है 3x + 50 डिग्री। कह रहा है भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है और सीई को एसीडी तक। सीई एसीडी का समद्विभाजक है, तो हमें ईसीडी की मान बतानी है। यानी कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, कोई त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है। भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, यानी हम बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है और सीई यानी सी यहाँ पे कोई ई है जो ए सी डी का समद्विभाजक है, तो ए सी डी का समद्विभाजक क्या होगा, इसका समद्विभाजक क्या होगा, यहाँ से कोई भुजा आएगी, मतलब कोई रेखा आएगी, तो यहाँ पे सी ई दे रखा है, यहाँ से इसे दे रखा है सी ई। अब दे रखा है एक एंगल दे रखा है ये, बी का एंगल दे रखा है ये, और सी का भी एंगल आपका दे रखा है। तो हमें क्या पता क्या है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के तीन कोण का मान कितना होता है 180, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक तरह दे रखा है आपका 2x - 5 प्लस बी कितना दे रखा है 5x + 5 प्लस सी दे रखा है 3x प्लस में 50 इक्वल टू 180। आपका कितना हो जाएगा यहाँ से -5 से +5 कैंसिल, 5 3 8 8 2 10 x, और इधर से 50 जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 130, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 13। ये x की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, आप एंगल सी निकाल लीजिए। एंगल सी आपका दे रखा है कितना, एंगल सी दे रखा है आपका 3x + 50 इक्वल टू 3 × 13 प्लस में 50, 13 39 39 और 50 89, तो एंगल सी आपका कितना आ गया 89 डिग्री आ गया, मतलब ये आ गया आपका 89 डिग्री। अब आप क्या हो जाएगा, अब कोई कोण यहाँ से समद्विभाजक करती है, अगर यहाँ से समद्विभाजक कर रही है, तो अगर मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा है, दोनों को बराबर भागों में बांटेगी ना। तो अगर हम मान लें ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और आपको बताया गया कि किसी स्ट्रेट लाइन पे पूरा जो कोण बनता है कितना बनता है 180, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण कितना बन रहा है 180। तो इस चीज से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस चीज से हमें क्या पता चला गया कि 89 + थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। पूरा कोण 180 का है, इधर हो गया 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 - 89। आपका कितना यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 91, यानी थीटा इक्वल टू 91/2, ठीक है। तो आपके थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ई सी डी की माप क्या आ जाएगी, हेंस ई सी डी यानी थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 91/2, थीटा आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा आपका, ये वाला थीटा आ जाएगा। थीटा तो दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि जो इनको दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वाला सीटेट 2021 के सवाल चल रहे हैं। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल दे रखा है डीसी के, तो ए बी और डीसी का रेशियो अनुपात दे रखा है 2:1, और ए बी और डीसी के बीच की दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
यदि समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो AB की लंबाई। सबसे पहले आपको ABCD एक समलंब, ठीक है, ABCD क्या है, एक समलंब है। इसमें कह रहा है AB पैरेलल है DC के, ठीक है, कह रहा है AB और DC का अनुपात 2:1 है, यानी AB और DC का अनुपात आपका 2:1 है। कह रहा है AB और DC के बीच की दूरी जो है, यानी इनके बीच की दूरी, दोनों पैरेलल है, इनके बीच की दूरी कितना है यहाँ पे, इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए कितना है, यहाँ से कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 720, तो हमें निकालना क्या है, AB की लंबाई। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि AB और DC का अनुपात दे रखा है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि AB और DC की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ से 2x और x हो जाएगी, ठीक है। रेशियो दे रखा था तो हमने x मान लिया इसका। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल हमको 720 दे रखा है, तो हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर भुजाएं मतलब ये, इनका रेशियो कितना था, 2:1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, इनके भुजाओं कितना है 2x प्लस एक्स, भुजाओं का योग हो गया, गुणे ऊंचाई कितनी है 20, फिर यहाँ से 2 से क्या जाएगा, कट जाएगा, 2 से 10 और 2 से 30x यहाँ से ये आ गया। अब हमें पता क्या है कि क्षेत्रफल कितना है 720, यानी ये कितना आ रहा है इधर से 720 बराबर 30x, यही तो है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जाएगा, 24 से 72, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 24, x की वैल्यू 24 आ गई। तो हमसे क्या पूछा है, AB की लंबाई, तो AB क्या है 2x, देन AB इक्वल टू 2x, यानी 2 गुणे 24, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छा सवाल था, आपकी कॉन्सेप्ट का सवाल था। अगर आपको फार्मूला अभी इसको नहीं पता है, अगर आप लोग को अब ये सवाल आपको मुझे पहली बार मिला है, तो 4-5 सवाल का एनालिसिस करा रहे हैं, तो उसमें हमें पहली बार फार्मूला वाला इस कॉन्सेप्ट पे सवाल मिला। तो ये सब फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, इतना कान खोल के सुन लीजिए, एक कॉपी में लिखते रहिए, जितने फार्मूले आ रहे हैं उनको एक कॉपी में नोट करते रहिएगा और डेली उनका रिवीजन करिए। सीधा फार्मूला पे सवाल था नोट करिए, अच्छा सवाल है सीटेट का। वृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है हमको 93 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, सिंपल सवाल है। अब ये सब तो कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर में मिल चुके हैं ना, सब फार्मूला को आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि बेलन, वृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा कितना है 73 आई गुरु भाई के साथ आर निकालना है, एच दे रखा है 12 73 आर स्क्वायर यहाँ से 7 देखना है 392 और 7 12 से काट दीजिए, यहाँ से सीधा 12 से 72 हो जाएगा 19 12 से 72 22 का जाएगा, ये 22 11 से कर लेंगे 11 से 55 तो काट दिए 11 से 55 हो यहाँ पे 55 6 से 66 11 से 66 2 से कर जाएगा 28 आर स्क्वायर आगे कौन जाएगा यहाँ से 28 पूरे 7 ऐसे तो आप 7 प्लस 4 ले सकते हैं, ये 7 को 2 का रहेगा 14 आ जाएगा यहाँ से आपका आर भी पूरा लेंगे 14 सेंटीमीटर आर स्क्वायर था, इसको क्या हो जाएगा
एक स्टेप और कर दें, अगर आप दोनों समझा रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 7 इसमें 7 अंदर रूट तो r बराबर क्या हो जाएगा 4 का आ जाएगा 2 इसमें 7 दूसरे 16 r की होगा। तो आपके बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहिए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू मिली 22/7 और r की वैल्यू मिली 14 के स्क्वायर, ठीक है 22/7 पूरे 14 वही 14 14 मिली 14 22 44 पूरे 14 2 2 56 के 5 14 बचे 2 2 68 68 5 ये आपका ना कि आधार का क्षेत्रफल ये क्या था आपका आयतन, ये बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर है तो बेलन का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये आपको क्या जाएगा आंसर है सिंपल सॉल्व का फॉर्मूला आपको बताओ ना सीक्रेट 2021 सवाल नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा है, कह रहा है एक नवाकार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से कह रहा है एक घनाभागार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुंड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 मीटर 18 मीटर और 10 मीटर है, तो इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब ये सवाल आपका अच्छा सवाल है क्योंकि इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमें जो अभी तक जल्दी नहीं मिला था तो 1-2 क्वेश्चन थे बस। तो ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक घनाभागार कुंड के अंदर यानी कोई घनाभागार है जिससे 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज देख के भाग जाएंगे, लेकिन आपको भागना नहीं है। कह रहा है कुंड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे रखी है, उससे पहले हम क्या करें कुंड का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमको दे ही रखी है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा आपका। तो कितना दे रखी है हमको 24 18 10 24 18 10 अब 18 चौके 72 के 2 हासिल 7 18 36 7 43। ठीक है, अब कह रहा है कि कुंड की लंबाई कह रहे इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पे लीटर दे रखा है आपको 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से, और हमारा कितना मीटर में है तो इससे हम मीटर को लीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका कि 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब में कितना होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 4320 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4320 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका 4320 गुणे 1000 यानी हो जाएगा आपका 4320, इतनी हमारी कुल क्षमता हो गई। अब कह रहा है कि 1200 लीटर जो है तो इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो हमें समय निकालना है। तो समय के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से, समय के लिए कुल क्षमता पता प्रति मिनट जो है कितना लग रहा है, तो कुल क्षमता आपका कितना है कि 43 अपॉन में कितना है प्रति मिनट कितना है 1200, इसे कट कर देंगे यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा 12 से जाएगा 12 12 36 12 36 42 36 7 43 52 72 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया आपका 3600। अभी आपका कितना आ गया 3600 सेकंड में, इसे किस मिनट में है, अब हम इसे किस में बनाएंगे
घंटे बनाएंगे तो हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 6×36 यानी 60, कितना आ जाएगा यहाँ से 60 घंटे आपके क्या आ जाएंगे आंसर। मैंने अपने सामने इसको घंटे में बना लिया। ठीक है, अच्छा सवाल था, नोट करिए। एक बार बता दूं, कह रहा है घनाभागार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, तो कितना प्रति मिनट की दर से, 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से। ये हमारा क्या था, मिनट। ठीक है, फिर कह रहा है कि 24 मीटर, 18 मीटर और 10 मीटर की स्कूल को भरने में कितने घंटे लगेंगे। हमसे क्या पूछ रहा था, घंटे, तो हमें चेंज करना पड़ेगा लास्ट में घंटे में। तो हमने आयतन निकाल लिया घनाभागार की, L/B/S से कितना आ गया, 4320 मीटर क्यूब। फिर कह रहा है कि यहाँ पे लीटर दे रखा है, तो मीटर को हमें बनाना पड़ेगा लीटर में, और 1 मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो हमने क्या किया, इसे मीटर में लीटर में बना लिया, तो हमारी कुल क्षमता आ गई कितनी, 4320 3 जीरो आ गई आपकी कुल क्षमता। अब अगर समय क्या दे रखा है, कह रहा था कि प्रति लीटर 120 लीटर प्रति मिनट, तो कुल क्षमता बटा प्रति लीटर, यानी प्रति समय, जो समय निकालना होता है प्रति मिनट की, तो हमने इसे कट किया तो 3600 मिनट आ गया। अब कह रहा है कि कितने घंटे लेंगे, तो 3600 को हमने कितने में 60 से डिवाइड करके इसे घंटे बना लिया, 60 घंटे आपके आंसर आ गए। अच्छा सवाल था सीटेट 2021 का, नोट कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिए, नोट करिए। नागरिक परीक्षा माध्यमिक और कम मान, ये सवाल हर साल रिपीटेड सवाल है, हर साल रिपीटेड सवाल है। इसे आप लोग अच्छे से करिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, हर साल में रिपीटेड सवाल मिल रहा है हमको। जितना एनालिसिस कराते जा रहे हैं, ये सवाल आपको लगातार मिलता जा रहा है। सबसे पहले इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी 5 के बाद आपका क्या है, 6 2 बार है, एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है। इसके बाद आपका क्या है, 7, 3 बार 8 है, 8 के बाद आपका 10, एक बार 10 है, 10 के बाद है आपका 12, 2 बार 12, 12 के बाद है आपका 14, 12 के बाद है आपका 14, इसके बाद क्या है आपका 14 कितनी बार है, एक बार, फिर है 15, और फिर है आपका 18 2 बार। और क्या मिस हो गया, 5 है एक बार, 6 हो गया 2 बार आपका, 5 एक बार है, हाँ ठीक है, 14 15 18 14, 18 2 बार है, हाँ 18 2 बार हो गया आपका, 8 3 बार है, 8 आपके इतना हो गया, 3 बार हो गया। अच्छा 9, एक क्या है आपका 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर के लिए आपको क्या बताया गया, परिसर के लिए आंख मूंदिए, यहाँ लिखिए, देखिए कितना 18 मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करिए, 18 - 5 कितना हो जाएगा, 13। माध्यक के लिए आपको क्या करना है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी n बराबर 15 है। तो क्या होता है, n+1/2 कर दीजिए यहाँ से सीधा, 15 + 1 बटा 2 16, ये हो जाएगा 9, n+1वां पद होता है, ये 8वां पद। तो 8वां पद क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया आपका। फिर आपको क्या है, फिर हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 8, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 8। तो 8 आपके क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है इसका माध्य, इन तीनों को क्या बताना है, माध्य n+nवां पद होता है। तो 15 + 1 16, 8वां पद। तो
आठवां पद क्या है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितना है 9। हमें क्या बताना है, इन तीनों का माध्य बताना है, यानी माध्य किसका बताना है आपको, 13 का, 9 का, 8 का। अब बट्टी कितने हो जाएगी यहाँ से 3, क्योंकि 3 संख्या है। 9 8 17 और 17 और 13 कितना होता है 30/3, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 आंसर। तो ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है, हर साल आ रहा है सवाल, इसलिए बहुत अच्छे से देखिए और करिए, नोट करिए, बहुत इजी सवाल। तो दोस्तों आज हम लोग की ये 6 क्लास थी जो कि कंप्लीट हो गई। 2021 के ऊपर हम लोग का एनालिसिस चल रहा है इस समय, 24 23 22 कर चुके हैं। अब यहाँ से जब आपका चल रहा है कि ऑनलाइन बेसिस पे ज़्यादा एग्जाम हो गए, तो अब हमारी जो है ये 21-22 का एनालिसिस चलता रहेगा कुछ दिन तक, जब तक इनके पेपर्स खत्म नहीं हो जाएंगे। आप लोग इनका एनालिसिस अच्छे से करिए। वैसे ये सवाल है हर साल पूछा जा रहा है, तो इस पर मेहनत करिए। आपके सवाल जो हर साल आ रहे हैं उसमें कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको फार्मूला सभी याद होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए, सिम्प्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो इन सबकी कॉन्सेप्ट क्लास जो है कॉन्सेप्ट क्लास आपको दे दी जाएगी। अगर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ भी बताइए, उसकी भी कॉन्सेप्ट क्लास आपको दे दी जाएगी। लेकिन अच्छे से करिए, एनालिसिस हर देखते रहिए, क्योंकि छठी क्लास से 5वीं क्लास की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उनको भी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद जो है आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक्स।